हेलो दोस्तों। आज हम चालू करने वाले हैं भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम क्या क्या पढ़ेंगे भूगोल में? हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल और हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। तो भौतिक भूगोल में आखिरकार हम क्या क्या पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में हम पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में, सौर मंडल के बारे में, अपने प्लैनेट के बारे में, सूर्य के बारे में। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जो भारत का भूगोल होगा तो भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे पूरा भारत के बारे में, ठीक है। और जो विश्व का भूगोल होगा तो उसमें हम पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में, समुद्र के बारे में, झीलों के बारे में, विश्व की चोटियों के बारे में जो विश्व की होंगी उनके बारे में पूरा कवर करेंगे। तो हमें आज सबसे पहले भौतिक भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू करने हैं। तो हम यहाँ पे लगभग 55-56 क्वेश्चन हैं, उनको आज करवाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बोलता है क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? वो मतलब ऐसे ग्रह पूछ रहा है कि जिनके बीच एस्ट्रॉयड चक्कर लगाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन करवाने से पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक इमेज है और इस इमेज में हम देखते हैं कि सूर्य से जो दूरी के अनुसार जो कुछ ग्रह हैं वो कैसे कैसे हैं। ये है बुध, फिर ये है शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण लास्ट में। हमें ये देखना है कि इसमें जो मार्स है यानी मंगल और ये जो जुपिटर है बृहस्पति, इनके बीच ये कुछ छोटे छोटे हमें पिंड दिख रहे हैं। ये पिंड एस्ट्रॉयड हैं जिनके बारे में हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये जो पिंड हैं ये किन ग्रहों के बीच में स्थित हैं? ये मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर के बीच में लाई करते हैं। यहीं पर ये रहकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हमारे जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन किस किस समय में आए हैं वो सारी चीज़ें इस पेपर में दी हुई हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर है? ठीक है। तो इधर पे हम देखते हैं वरुण की बात हो रही है, ठीक है। वरुण की बात हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वरुण किस नंबर पे आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा जो ग्रह है वो है हमारा बुध। कौन सा है? बुध। ये है, ये हमारा सबसे छोटा ग्रह है बुध। और इधर जो है ये बृहस्पति है सबसे बड़ा। बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण और अरुण से छोटा वरुण। तो हमारा वरुण किस नंबर में है? चौथे नंबर में। किस नंबर में है? चौथे नंबर में। इसके अलावा ये भी देख लीजिए क्रम से ही इसको कभी कभी आता है पेपर में सीक्वेंस लगाने के लिए, तो ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। आप 2-3 को जरूर आप याद रखेंगे, फिर इससे आप सीक्वेंस लगा पाएंगे। एक तो बृहस्पति सबसे लास्ट में होगा, बुध सबसे स्टार्टिंग में होगा, और अपनी एक पृथ्वी का याद रखेंगे कि पृथ्वी इधर से चौथे नंबर में है और इधर से 5वें नंबर में है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा कि आकार के आधार पर वरुण जो है तो किस नंबर में होगा? तो ये चौथा नंबर का होगा, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 चौथा जिसमें लिखा है। फिर नीचे देखिए सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की जो बाह्यतम परत है उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं किरीट या कोरोना, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्व सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय इसी का प्रकाश हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है। अब आगे देखते हैं बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? सूर्य के सापेक्ष में पूछ रहा है कि जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो कितना होगा। तो सूर्य के सापेक्ष में जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, 1000वां भाग, ठीक है। अब आगे देखते हैं सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो ये सुपरनोवा जो है एक ये विस्फोटी तारा है। क्या है? विस्फोटी तारा है। इसके बारे में फिर हम डिटेल से जब फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना चालू करेंगे वहाँ पर फिर ये डिस्कस होगा। अभी यदि हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लू
प्लैनेट किसे कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं अतापन। क्या बोलते हैं? अतापन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? मतलब किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका कारण क्या है? जो बुध और शुक्र हैं तो वो सूरज के सबसे नज़दीक हैं, और सूरज के अंदर जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके फोर्स के कारण बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। यदि पाया भी जाता तो सूर्य अपनी तरफ उनको खींच लेता, ठीक है। बहुत नज़दीक होने के कारण इनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है कि किसके भीतर बृहस्पति गैलीलियन उपग्रह नहीं है? मतलब जो बृहस्पति है तो वो बृहस्पति का कौन सा उपग्रह नहीं है, वो ये सीधे सीधे ये पूछ रहा है। तो ये जो डिमोस है, ऑप्शन नंबर 4 जो है, डिमोस और फाइबोस, दो ये है मंगल के उपग्रह। किसके उपग्रह हैं? मंगल के। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब। सूर्य ग्रहण कब होता है? सिचुएशन लिखी है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित नहीं होता, तब होता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूरज को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरीके से ढक लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रच्छाया। क्या बोलते हैं? प्रच्छाया बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 दिया है, देखिए क्या दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली सबसे काला भाग जो है छाया का, उसको क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ को पूछना क्या चाह रहा है। हमने यहाँ पे नीचे डायग्राम एक लगाया है, डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये इधर पे है सूरज, इस तरफ है ये सूरज, और इधर हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर ये हमारा चंद्रमा है, ठीक है। ये हमारा चंद्रमा है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि जब इधर से ये रोशनी आ रही होगी, प्रकाश जब आता होगा, तो प्रकाश में जो ये सीधी रेखा है, यहाँ पर जब प्रकाश जाएगा, यहाँ पर देखिए जो प्रकाश जा रहा है तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा बहुत काला होगा जहाँ पर एक भी प्रकाश चंद्रमा नहीं पहुँचने देगा, ठीक है। पृथ्वी का वो हिस्सा बहुत काला होगा जहाँ पर चंद्रमा एक भी प्रकाश नहीं पहुँचने देगा, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं प्रच्छाया। क्या बोलते हैं? प्रच्छाया। जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है उसको प्रच्छाया बोलते हैं। फिर इसके साइड में देखिए, इसके किनारे तरफ आप देखने का प्रयास करिए, इस तरफ ये यहाँ पर भी छाया है, यहाँ पर भी मतलब अंधकार रहेगा, महसूस होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन अंधकार है इसकी अपेक्षा कम अंधकार होगा, यहाँ पर कम छाया पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं उपछाया। इसको क्या बोलते हैं? उपछाया बोलते हैं। और ये इंग्लिश में नाम लिखा है पेनुम्ब्रा, और ये यूम्ब्रा लिखा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? हमारा जो क्वेश्चन था तो था ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया होता है। क्या होता है? प्रच्छाया होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण है? मतलब कि जो पृथ्वी पर जो ताप आता है सूरज से, वो पृथ्वी में कहीं ज़्यादा गर्मी, कहीं कम गर्मी, कहीं ज़्यादा ठंडी, कहीं कम ठंडी, ये क्यों होता है? इसका कारण पूछने का प्रयास कर रहा है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण हो जाएगा जो पृथ्वी की जो गोलाकार आकार है ना। यदि पृथ्वी मान के चलिए एक प्लेट की तरह होती तो जितना भी प्रकाश आता तो पूरी प्लेट में पड़ता बराबर, लेकिन पृथ्वी गोलाकार है तो उसके कारण पूरी पृथ्वी में सही से प्रकाश नहीं पड़ पाता है, कहीं पे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, कहीं पे कम पड़ता है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? पृथ्वी की गोलाकार आकृति। अभी कुछ आगे के क्वेश्चन हैं जिनमें हम पृथ्वी से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी वहीं पे डिस्कस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूरज के सबसे निकट होती है?
किस दिन पृथ्वी सूरज के सबसे निकट होती है? ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को होती है। इसके बारे में हम भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए फिगर में देखिए, देखते हैं हम अभी यहाँ पर। माफ़ करिएगा, उसका फिगर नहीं लगाया है मैंने, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा उसके बारे में। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूरज के चारों ओर प्रत्यक्ष नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो ये केपलर ने बताया है। किसने? केपलर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया है कि जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, जितने भी पिंड हैं, वो जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार, मतलब ऐसा गोल गोल, वो जो चक्कर लगाते हैं ऐसा गोल गोल नहीं लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया था? केपलर ने बताया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्टेट यूनिवर्स। ये क्या है? ये एक सिद्धांत है। ये जो स्टेडी स्टेट यूनिवर्स है, ये एक सिद्धांत का नाम है। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि जो ब्रह्मांड है वो विस्तार तो हो रहा है, लेकिन वो जो विस्तार हो रहा है वो पूरी तरीके से सिमिलर तरीके से हो रहा है, इसलिए उस पर किसी प्रकार का हमें परिवर्तन समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। किस रेखा के ऊपर होगा सूरज? तब विषुव माना जाता है। तो मकर रेखा के, कि कर्क रेखा के, कि ध्रुवों के, कि भूमध्य रेखा के? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के। किसके ऊपर? भूमध्य रेखा के। जब भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की तो उसको विषुव बोला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होती हैं। इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स वही है जो क्वेश्चन नंबर अभी 17 में दिया था कि जो विषुव होता है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमने ये बना दिया पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी में हमने बनाया ये ऊपर वाली कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो जब हमारी सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि जब यहाँ पर हमारे सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी तो भूमध्य रेखा के इधर भी उतना ही हिस्सा है और इधर भी उतना ही हिस्सा है, मतलब उत्तर की तरफ भी पृथ्वी का आधा हिस्सा और दक्षिण की तरफ पृथ्वी का आधा हिस्सा। तो यदि सूरज की किरणें बीचों बीच पड़ेंगी तो उत्तर में और दक्षिण में दिन रात क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा था इक्विनॉक्स क्या होता है? तो जब होता है तो दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है ना, मतलब जब सूर्य सबसे दूरी में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं एपीहेलियन। क्या बोलते हैं? एपीहेलियन। क्या बोलते हैं? एपीहेलियन, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पे हमने चित्र नहीं लगाया है इसका, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक सूरज, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा एक पृथ्वी का मार्ग जब पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है, और यहाँ पर हमारा हो गया सूरज, ठीक है। ये सूरज हो गया और इस तरफ ये पृथ्वी है और यहाँ पर भी पृथ्वी है। दो जगह पृथ्वी नहीं है, मतलब अलग अलग सिचुएशन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जब पृथ्वी है तो यहाँ पर देखिए इसकी दूरी और इसकी दूरी, ये वाली जो दूरी है ये आपको अधिक महसूस हो रही होगी, ठीक है। ये अधिक महसूस हो रही होगी और यहाँ पर जो दूरी है ये कम महसूस हो रही होगी। तो ये जो दूरी होती है हमारी, ये होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। कितनी होती है? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और ये हमारी जो होती है ये होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है।
पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी, और यहाँ पर ये 14,70,00,000 किलोमीटर। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि जब पृथ्वी की सूरज से सबसे अधिक दूरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एपीहेलियन। क्या बोलते हैं? एपीहेलियन। और इसके जब बीच में कम से कम दूरी होती है तो उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। इसको हिंदी में बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। उप का मतलब पास में, और सौर का मतलब सूरज का पास में होना, और इसको क्या बोलते हैं? अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। इसको अपसौर और इसे उपसौर। उप मतलब पास में और अप मतलब दूर में। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस और डिटेल से जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा भी डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो 19 नंबर का था। ये 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोला था कि पृथ्वी जिस समय सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं या क्या होती है, तो एपीहेलियन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 20 बोलता है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी क्या बोलते हैं। जो मतलब पश्चिमी देश के लोग होते हैं उन जो हमारा सप्तऋषि तारामंडल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बिग डिपर। क्या बोलते हैं? बिग डिपर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको सप्तऋषि बोलते हैं, ठीक है। उर्सा मेजर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर और उर्सा माइनर दो तारामंडल हैं। जो उर्सा माइनर है वो छोटा और उर्सा जो मेजर है वो बड़ा, ठीक है। और आकार में दोनों लगभग सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें लिखा है कि सबसे बौना ग्रह कौन सा है। सबसे बौना ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सबसे जो बौना ग्रह है वो है हमारा, सबसे बौना ग्रह है हमारा एरिस। क्या है? एरिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो टाइटन है तो ये हमारा शनि का उपग्रह है। हाइड्रा एक तारामंडल है और नेपच्यून एक ग्रह ही है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर दिख रहा है तो हमको एरिस दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। तो कब चमकता है? देखिए मैंने बताया कि वर्ष में कितनी बार चमकेगा, ये 2 बार। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस जब जियोग्राफी की क्लास करेंगे वहीं पर हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें केवल जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें दो गुना बड़ा नहीं है, यदि सूर्य से बड़ा है लेकिन 2 गुना बड़ा नहीं है सूर्य से, तो वह क्या बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो वो बनेगा हमारा पल्सर। क्या बनेगा? पल्सर बनेगा। देखिए यदि हमारा कोई तारा है और उसका द्रव्यमान सूरज से कम है या सूरज के बराबर है तो वो जब हमारा तारा डेड होता है तो वो बनता है व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन, ठीक है। लेकिन यदि वो सूरज के द्रव्यमान से थोड़ा ज़्यादा है तो वो बनेगा पल्सर या तो क्वेसर, ठीक है। लेकिन यदि सूरज के द्रव्यमान के दुगने से भी ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, तो फिर वो बनता है ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल। मरने के बाद वो क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ताराओं तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को किसके संबंध में व्यक्त किया जाता है, तो सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में हम तुलना करते हैं। ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि किसके साथ हम तुलना करेंगे, तो हम सूरज के साथ ही तुलना करेंगे, ठीक है। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 में, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। क्या है? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल या तो तारामंडल कह दें, ठीक है। ऊपर जो क्वेश्चन था हमारा कि सप्तऋषि, ये उसी के बारे में प्रश्न कर रहा है। तो सप्तऋषि 2 प्रकार के हैं, लघु सप्तऋषि और एक बिग सप्तऋषि, ठीक है। तो उसमें उर्सा मेजर मतलब बड़े वाले को, ठीक है। तो इसको बिग बियर भी बोलते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 26 है वो क्या बोलता है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार हमें क्रम बताना है, ठीक है। तो कौन कौन से क्रम होंगे? देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जो हमारा सबसे अगला जो ग्रह है तो वो कौन है? शुक्र। मतलब पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक वाला है वो शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बुध। तो यहाँ पर देखिए शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से
किस ग्रह पर होती है? तो ये हमारी होती है नेपच्यून पर। किस पर? नेपच्यून पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। किस पे? ऑप्शन नंबर 3। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है? इसमें देखिए, मैप की तरफ चलते हैं हम फिर से। हमारा ये आ गया मैप, ये आ गया मैप। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर जो नेपच्यून है तो सबसे लास्ट में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? सबसे लास्ट में। तो ये यदि सबसे लास्ट में है, मतलब इसकी जो परिधि होगी, जब ये सूरज के चक्कर लगा रहा होगा तो इसकी परिधि क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। इसलिए इसको सबसे अधिक समय लगेगा, इसको सबसे अधिक समय लगेगा सूरज के चक्कर लगाने में। और क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा था कि वर्ष की दीर्घतम अवधि, मतलब सबसे बड़ा साल किस में होगा? जैसे हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, तो ये जब चक्कर लगाती है तो एक साल में, मतलब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मतलब जितने दिन में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा लेंगे कोई पिंड, तो उसे एक वर्ष बोला जाता है। तो यदि परिधि ज़्यादा बड़ी होगी तो मतलब चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा, और यदि परिधि छोटी होगी तो चक्कर लगाने में कम समय लगेगा। तो यदि नेपच्यून सबसे दूरी पर है तो उसकी परिधि सबसे बड़ी होगी और उसे चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगेगा, तो मतलब उसका जो एक वर्ष होगा तो उसकी भी अवधि सबसे अधिक होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में क्या बोलता है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ये अभी हम ऊपर कर चुके हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। यदि पास में हमारे आएगा तो उसको उपसौर, और यदि दूर में जाएगा तो उसको बोलेंगे अपसौर। और न्यूनतम दूरी ही पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारे 29 में क्या पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहेगा? यदि चंद्र ग्रहण होगा तो बीच में कौन आएगा? मान के चलिए यहाँ पर हमारा हो गया सूरज, और यहाँ पर हो गया पृथ्वी, और यहाँ पर हो गया चंद्रमा। तो क्या कैसी सिचुएशन बनेगी? पृथ्वी बीच में आएगा कि सूर्य बीच में आएगा कि चंद्रमा बीच में आएगा? तो ये भाई हमारा आएगा क्या? पृथ्वी। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं सूरज, फिर इधर बनाते हैं पृथ्वी, और इधर बनाते हैं छोटा सा चंद्रमा। अब चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है? कि चंद्रमा का न दिखना, चंद्रमा का न दिखना। अब एक चंद्रमा हम इधर भी बना लेते हैं साइड में, इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं, यहाँ से चंद्रमा में पड़ रही होंगी, ऐसे चंद्रमा में किरणें पड़ रही होंगी। ठीक है ना, और चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश तो होता नहीं है, तो यदि यहाँ पे किरणें पड़ रही होंगी तो ये किरणें परिवर्तित होकर के पृथ्वी में ऐसे दिख रही होंगी। तो अभी जो पृथ्वी में लोग इस जगह पर होंगे तो उनको चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा। क्या हो रहा होगा? चंद्रमा दिखाई दे हो रहा होगा। तो अभी चंद्र ग्रहण नहीं है उनके लिए, अभी चंद्र ग्रहण नहीं है। लेकिन आगे की सिचुएशन हम समझते हैं। यदि यहाँ पर है हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और ये हो गया हमारा चंद्रमा। अब यहाँ से जैसे सूरज की रोशनी आती है तो ये वाली तो बाहर निकल जाएगी, और इधर से जो सूरज की रोशनी आएगी ये भी बाहर निकल जाएगी। चंद्रमा में हमारी किसी भी प्रकार की रोशनी ही नहीं पड़ेगी। अब यदि चंद्रमा में रोशनी नहीं पड़ेगी तो चंद्रमा प्रकाश को परिवर्तित कर ही नहीं पाएगा, और यदि प्रकाश को परिवर्तित नहीं कर पाएगा तो जो लोग हमारे पृथ्वी के इस तरफ रह रहे हैं तो उनको चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, और यदि नहीं दिखेगा तो मतलब वो लोग क्या बोलेंगे? कि चंद्र ग्रहण हो गया उनके लिए। तो हमारी कैसी सिचुएशन बनेगी? पृथ्वी बीच में आएगी। कहाँ आएगी? बीच में आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर का। क्या हो जाएगा? ए नंबर का। ठीक है, पृथ्वी बीच में आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो कौन सा है? वरुण है। कौन सा है? अरुण, वरुण। कौन सा है? वरुण। ठीक है, इस तरीके से इनको रटना कैसे है? अरुण एक लड़का था, उसका दोस्त था वरुण, अरुण वरुण। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है? पृथ्वी के तुलना में कौन से ग्रह छोटे हैं? तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके जो हमारे पृथ्वी से जो छोटे हैं तो कौन से हो जाएंगे? शुक्र और मंगल। कौन हो जाएंगे? शुक्र और मंगल हो जाएंगे। ठीक है ना, शुक्र और मंगल। इसके बारे में फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे जियोग्राफी की क्लास में। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है रिगेल। कौन सा है? रिगेल तारा है। कौन सा है? रिगेल तारा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्न में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है?
तो इनमें से जो सबसे नज़दीक है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूरज का सबसे नज़दीकी तारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 है, तो क्या बोल रहा है कि ब्लड ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है यहाँ पर हम देखते हैं। आपने कभी देखा ही होगा कि जो चंद्र ग्रहण होता है तो उसके समय, चंद्र ग्रहण के समय हमें जो सफ़ेद प्रकाश मिलता है चंद्रमा से वो नहीं मिलता, हल्का हल्का हमें रेड कलर का जो हो तो प्रकाश मिलता है चंद्रमा से, तो उसी को बोलते हैं ब्लड मून। ठीक है, तो ये कब की सिचुएशन होगी? जब चंद्र ग्रहण होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ओरियन जो तारामंडल है उसको हम हंटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है वो एक शिकारी की तरीके का है, तो इसलिए इसे हंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है हाइड्रा। कौन सा है? हाइड्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 100 गुना होता है, तो 100 के आसपास कौन सा है? 100 के आसपास 92 भी है और 109 भी है, तो हम यहाँ पर 109 को मान करके चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 109। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो ये तो पीछे भी कर चुके थे, ये कौन सा है? वरुण है। ठीक है, कौन सा है? वरुण है। फिर 39 नंबर में है उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी हमने पीछे किया है, इसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। उर्सा मेजर और उर्सा माइनर दो तारामंडल है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है अलास्का तथा उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बनाया सूरज। ठीक है, ये हमारा सूरज बन गया। अब सूरज में देखिए जब हाइड्रोजन संलयित होकर, मतलब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है इसमें, तो संलयित होकर हीलियम बनाता है, और हीलियम बनाने के साथ साथ इसमें एक विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विस्फोट। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब ये जो विस्फोट होते हैं तो कभी कभी ये विस्फोट इतना तेज होते हैं कि ये जो लावा है इसका ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। कहाँ? बाहर की तरफ निकलने लगता है। इसमें से कुछ जो लावा है ये एक प्रकार से बाहर क्यों निकल रहा है? जैसे हम पानी उबालते हैं तो पानी ये भाप बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती है, मतलब जो अणु हैं तो उसको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है ना, तो जिन अणुओं को एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है ये बाहर आने की कोशिश किए होंगे। इनमें से कुछ अणु ठंडे हो गए होंगे तो फिर से उनकी एनर्जी कम हो गई होगी, वो वापस फिर से सूरज में ही जाकर के गिर गए होंगे। लेकिन जिनकी एनर्जी बहुत हाई रही होगी वो यहाँ पर यात्रा करने लगते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार की ऊष्मा होती है। ये जब ऊष्मा हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है तो ये एक प्रकार का चुंबकीय झंझावत उत्पन्न कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इधर है हमारा पृथ्वी का नॉर्थ और इधर है हमारा पृथ्वी का साउथ। तो जब नॉर्थ की तरफ ये हमारा आता है, तो जब नॉर्थ की तरफ हमारे ये बढ़ता है तो इसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, बोरियोलिस बोलते हैं। और जब साउथ की तरफ आता है तो इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियोलिस। अब इसमें से देखिए मैं एक बार आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए इधर है साउथ और साउथ में हमारा इस जगह पर है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो जाएगा तो उसको बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या बोलेंगे? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। और जो नॉर्थ की तरफ जाएगा तो जो ऑस्ट्रियोलिस से बचेगा बोरियोलिस, तो नॉर्थ की तरफ को हो जाएगा। तो इससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे, इसके बारे में फिर डिटेल से कभी चर्चा करेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ अपने पुनः चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब अलास्का और उत्तरी कनाडा में, तो ये हमारा किधर की बात कर रहा है? उत्तर की, नॉर्थ की बात कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑरोरा बोरियोलिस। ठीक है, हिंदी में सुमेरु ज्योति बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? जो यूरोपा है वो किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यूरोपा हमारा जो है बृहस्पति का एक
उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन देखिए, एक तारे का जीवन चक्र, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? जो निहारिका है वो किसको प्रदर्शित करती है? वह चरण, पहला नंबर ऑप्शन जो हमारा दिया है कि वह चरण जिसमें बाहरी परतें विस्तारित होती हैं और कम ज्वलंत होती हैं। फिर दूसरा नंबर लिखा है इसके जीवन का अंतिम चरण धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। ये क्या है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। यहीं पे मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो निहारिका होती है वो एक तारे की बनने की एक शुरुआती अवस्था होती है। क्या होती है? शुरुआती अवस्था होती है। इसमें इस प्रकार से धूल के कण और बहुत सारे गैसें पास पास आने लगती हैं। ठीक है, पास पास आने लगती हैं। फिर जब इसका अगला चरण आता है तो ये गैसें और धूल के कण और पास में इसमें आ जाते हैं, और जब ये और पास आते हैं तो इसमें से एक विस्फोट चालू हो जाता है और फिर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगती है। ठीक है, फिर इसी से तारा बन जाता है। तो जो तारा होता है उसका जो प्रारंभिक अवस्था है वो निहारिका से चालू होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चढ़ते हैं। इसमें लिखा है कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? गैसीय ग्रह नहीं है। अब देखिए, इसमें जो पृथ्वी के जो हमारे आसपास के ग्रह हैं, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो हैं ये गैसीय ग्रह नहीं हैं। इनके बाद जो आता है हमारा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, ये गैसीय ग्रह कहे जाते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है इनमें ज़्यादातर गैस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, इनमें गैस होते हैं। और जो हमारे इधर वाले ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये जोवियन, इनको माफ करिएगा, पार्थिव ग्रह बोला जाता है। मतलब पृथ्वी के जैसे ये ठोस होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा हमारा? मंगल। कौन सा नहीं होगा? मंगल नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। नीसाकाश मतलब रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या बोलते हैं? तो इनको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोला जाता है इनको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। लिखा है लूसीफेरस दीप्तिकर, मतलब कि एक ज्वलंत, ठीक है, लूसीफेर डैश लिखा है का एक अन्य नाम है। इसका क्या नाम है? यही बोला है। यहाँ पर देखिए सही से दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ। लूसीफेर क्या है? लूसीफेर। तो ये हमारा जो शुक्र है ना, ये शुक्र का नाम है। ठीक है ना, ये शुक्र का नाम है और ये अलग भाषा में है, लैटिन भाषा में है, इसको लूसीफेर बोलते हैं। ठीक है, तो ये शुक्र का नाम है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? तो चंद्रमा का बहिर्मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रमा का बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो हमारा बृहस्पति आता है। कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पर हमारा क्या था? मंगल, और यहाँ पर क्या था? शनि, और इनके बीच में हमारा बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 में क्या लिखा है कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आएगा? तो हमारा शुक्र आएगा। क्या आएगा? शुक्र आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो ये तो याद करने वाली बात है। चंद्रमा की हमारी त्रिज्या जो है तो वो है 1.74 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में क्या बोला? वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है? एक स्थिति जिसे अपहेल बोलते हैं। ठीक है, अपहेल या अपसौर बोलते हैं। ठीक है ना, सबसे दूर किस दिन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 4 जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। सबसे नज़दीक जो होता है पूछे तो 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि 3 जनवरी को यदि सूरज हमारे सबसे नज़दीक होता है
तो आखिरकार जनवरी के समय में हमारे इधर ठंडी क्यों पड़ती है, गर्मी पड़ना चाहिए। और यदि दूर होता है 4 जुलाई को, तो उस समय जुलाई के आसपास तो गर्मी होती है, उस समय तो ठंडी पड़ना चाहिए। इसका कारण हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 में लिखा है कि बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। तो इसमें तो सब लोग आंसर दे सकते हैं, 12 बजे जो हमारी परछाई बनेगी सबसे छोटी बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में है, दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितनी होती है। ठीक है, कितने दिनों की होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 29.5 दिन। ठीक है, ऐसे करके आएगा। ठीक है, 29.5 दिन। यदि दो अमावस्याएं हैं तो उनके बीच की अवधि, ठीक है, बीच की अवधि जो है तो 29.5 दिन का अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है कि किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए, इसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना है। कुछ दिन पहले बृहस्पति की सबसे अधिक संख्या थी, अब इसमें पता नहीं क्या दिया है, क्योंकि पुराना पेपर है जैसे 2021 का। अभी यदि हम शनि की देखें तो 145 उपग्रह हैं। ठीक है, 145, और बृहस्पति के हमारे लगभग 95 उपग्रह हैं। तो अभी के हिसाब से हमारा आंसर 2 नंबर का सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जोहान्स केपलर। कौन हो जाएगा, केपलर। ठीक है ना, इसने जो ग्रह हैं तो उनकी गति का नियम दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। देखते हैं 55 नंबर में लिखा है कि शंकुक फिर लिखा डैश का एक भाग है। शंकुक क्या है, शंकुक के बारे में पूछ रहा है। तो ये है सौर घड़ी। थोड़ा सा मैं इसका चित्र बना के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक ऐसे, जब पुराने समय में हमारे पास घड़ियाँ नहीं होती थी तो एक इस प्रकार का स्टैंड होता था, और उस स्टैंड में एक थोड़ा ऊंचा सा ऐसे इसको रख दिया जाता। ठीक है, ऊंचा सा इस प्रकार का एक कुछ लगा दिया जाता था किसी धातु का। अब इसमें इसके किनारे किनारे टाइम लिखे होते थे। क्या लिखे होते थे, टाइम। और इसको रख दिया जाता था किसी खुली जगह में। तो इसकी परछाई, ये जो हमारे सामने दिख रहा है, इसकी परछाई जिस अंक में पड़ती थी तो उतना ही टाइम का अंदाज़ा लगा दिया जाता था। ठीक है, तो इसी के बारे में बोल रहा है कि शंकुक, ये जो है जो ट्राइंगल के आकार का है, तो इसी को शंकुक बोला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सौर घड़ी से संबंधित है। अब इसके आगे जो हमारा है तो वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन चालू हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारा सेकेंड टाइप का, टाइप सेकेंड का क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसका डिटेल जो एनालिसिस है वो हम जो है तो जब पढ़ाएंगे जियोग्राफी तो वहाँ पर करेंगे। अभी क्वेश्चन यदि हम जल्दी जल्दी नहीं करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।